तो अभी हम अगर अर्क क्षीर के गुण देखेंगे तो अर्क क्षीर ये वमन और विरेचन दोनों करने वाला ऐसे बताया गया है। और वो उष्ण तीक्ष्ण है, कफग्न है, और अवरोध जन्य वात प्रकोप के लिए फायदे का रहता है। ये पहली बात। दूसरी बात, इनके अगर दो अधिकार कंपेयर किए तो कामदोधा ये रसायन अधिकार का है और प्रवाह पंचामृत गुल्म अधिकार का है। तो सबसे पहले अगर गुल्म चिकित्सा में हम देखें तो चरक गुल्म चिकित्सा में क्षार का उपयोग सिर्फ कफज गुल्म में किया है। बाकी गुल्मों में उसका वर्णन आता ही नहीं है। बाकी गुल्मों में स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म इत्यादि इसी का वर्णन और जो जो उस गुल्म के योग बताए हैं वही है। क्षार का उपयोग एक्सक्लूसिवली कफज गुल्मों में आता है। तो अब इधर हम पांच क्षारीय द्रव्यों का मिश्रण जिसको एकदम तीक्ष्ण ऐसी क्षारीय भावना दी है अर्क क्षीर की। तो पहली तो बात ऑब्वियस हो जाती है कि ये कफज गुल्म में ज्यादा काम का रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक यूनिक चीज जो है प्रवाह पंचामृत में, कि सिर्फ प्रवाह दो भाग है, बाकी सब द्रव्य एक एक भाग है। तो प्रवाह का अगर हम एनालिसिस करें तो ये तो वातग्न द्रव्यों में या वातग्न कल्पों में ज्यादा यूज किया है ऐसे हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप बृहत्वाद चिंतामणि जैसे कल्प देखोगे, वसंत कुसुमाकर जैसे कल्प देखोगे, तो उसमें प्रवाह का यूज होता है। मौक्तिक का या फिर बाकी बचे तीन जो सुधा वर्ग के हैं उनका यूज बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है हमें। तो जो कल्प वातग्न और रसायन ऐसे दोनों काम करने वाले हैं, धातुवर्धन करने वाले हैं, उनमें प्रवाह ज्यादा यूज किया है ऐसे दिखाई पड़ता है। तो गुल्म में हमें ऐसी संप्राप्ति रहती है कि वात का अवरोध रहता है। एक तो ज्यादा शोधन या फिर ज्यादा अपतर्पण करने की वजह से, या फिर दूसरी संप्राप्ति ऐसे है कि जिसमें वेगावरोध सब तरह का होने के बाद वात प्रकोप होके फिर अंदर गांठ जैसी बन जाती है। तो दोनों केसेस में हमें वात्स्यमन तो करना है और अनुलोमन भी करना है। तो इनमें से ब्रॉड में जो वेगावरोध जन्य गुल्म है उसमें प्रवाह पंचामृत ज्यादा काम करेगा। उसमें भी कफानुबंधी रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। और जिसमें विरेचन की अपेक्षा तो सभी, मतलब विरेचन या फिर अनुलोमन की अपेक्षा तो सभी गुल्मों में है, तो वो भी ये करता है। अभी बहुत बार प्रैक्टिस में ऐसे देखने को मिलता है कि प्रवाह पंचामृत यूज करने के बाद पेशेंट कंप्लेंट करता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ग्रथित मल प्रवृत्ति हो रही है। तो उसमें थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्क क्षीर तो विरेचन उपग है और वमन उपग भी है। तो फिर मैंने थोड़ा पूछा कि एक्चुअली अर्क क्षीर यूज होता है या नहीं होता है। तो उसमें अर्क क्षीर यूज नहीं होता क्योंकि वो निकालना, स्टोर करना और उतनी क्वांटिटी में मिलना, ये तीनों बातें बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अर्कपत्र स्वरस का ही इस्तेमाल करते हैं। पर अर्कपत्र स्वरस भी विरेचक है। तो भी इससे कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप जिस पेशेंट में यूज कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा रुक्ष हो रहा है कल्प, पहली पॉसिबिलिटी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, पांच जो भस्मों में से कोई एक अपक्व है तो उससे आना हो, और वात का अवरोध तो साहजिक है, होना है। तो ये मुझे जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड क्वेरी मेरे प्रैक्टिस में शुरुआत में हुई थी प्रवाह पंचामृत की, तो उसका मैंने ऐसे एनालिसिस किया है। अभी बची और कंपैरिजन वाली बात। तो दूसरा एक हम ऐसे सोच सकते हैं कि गुल्म के जो पांच स्थान बताए हैं, दो पार्श्व, हृदय, बस्ती और नाभि, तो इनमें से बस्ती, दो पार्श्व और हृदय, इधर होने वाला गुल्म जो है उनमें से दो पार्श्व और हृदय में होने वाला तो पूरा कफ के स्थान में होने वाले ही गुल्म है। तो उसमें तो ये काम आ सकता है। और मूत्र में भी काम आएगा क्योंकि इसके फलश्रुति में सब प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी ये सब व्याधि आए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सुधा वर्ग के वैसे भी द्रव्य हम सब मूत्र के तौर पे इस्तेमाल करते ही है। तो पांच में से इन चारों स्थानों के लिए, चारों स्थान में स्थित कफज गुल्म के लिए ये सबसे अच्छा कल्प है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। और कामदुधा जो है वो जीर्ण पित्तज व्याधि, जिसमें पेशेंट को बहुत क्रॉनिक पित्तज व्याधि के कारण धातुक्षय और दौर्बल्य हुआ है, उसमें रसायन के दौर पे कामदुधा यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि बल बढ़ के
फिर पित्त का साइड बाय साइड शमन करना, ये जो बात है वो कामदुधा से होती है। उसमें डायरेक्टली हमें पित्त अगर साम पित्त है, द्रव गुण से बढ़ा हुआ अम्ल पित्त जैसा विकार है, तो कामदुधा टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इमरजेंसी कंडीशन में यूज करना अलग बात होती है। पर ट्रीटमेंट की दौर पे कामदुधा इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना सूच्छेकर करेगा साम पित्त में। तो बेसिक में इतना ही बताना चाहता था। बाकी मेरा मतलब मेरा प्लान था कि पूरा भी इसके ऊपर डिस्कशन टाइप ही रखेंगे। तो जिनको जिनको जो भी सवाल है या फिर कुछ ऐड करना है वो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोल। हाँ। अ, मल्हार, अभी हमने जो डिस्कस किया कामधुता का और प्रबल पंचामृत का बेसिक, तो उसमें जो कामधुता में स्वर्ण गैरिक है। हाँ। और प्रबल पंचामृत में गैरिक जैसा पार्थिव पार्थिव तत्व वाला द्रव्य नहीं है। मतलब बाकी हम्म। द्रव्य पार्थिवत्व है, पर गैरिक स्वयं डायरेक्ट ही पृथ्वी महाभूत का ही एक अंश है। तो इसके बिल्कुल। बाकी, मतलब मैं जब देखता हूँ तो शंकर शक्ति का प्रतीक और ये जो है, ये सारे प्राणिज द्रव्य है, हम्म। प्राणिज से उत्पन्न द्रव्य है। तो इनमें जो हाँ अग्नि रहती है वो पार्थिव द्रव्य से, या जो बाकी हमारे भस्म द्रव्य है उनसे थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इसलिए इनका भी भस्मीकरण करना भी आसान होता है। मतलब हम बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल। कि 4 फुट में या 3 फुट में या कभी कभी 5 फुट में इन पांचों का भस्मीकरण हो जाता है। पर बाकी जो पार्थिव द्रव्य होते हैं या जो डायरेक्ट खनिज द्रव्य होते हैं उनका भस्मीकरण 10, 7, 8, 11, 21, 100, 1000 फुट अलग अलग हिसाब से है। तो हम्म। इसका गुरुता, मतलब इसकी जो गुरुता है, अग्नि की विषमता, इसके इसमें जो अग्नि कम है, हम्म। अ, उसका कितना इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों ही आम्ल पित्त में या गुल्म में लोग यूज करते हैं। गुल्म वैसे गैरिक निराम अवस्था में यूज किया जाता है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालो तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ तो ये जो बात है कि अगर हम स्वर्ण गैरिक के गुण देखोगे तो वो कषाय रसात्मक, स्निग्ध, मधुर, शीत और गुरु ही है। और विष्ट मतलब स्तंभन करने वाला है। इसीलिए वो रक्त अतिसार या फिर रक्त प्रदर्म वगैरह में बहुत फेमस है, वो लोग यूज करते हैं। तो जिसको अग्निमांद्य थोड़ा सा भी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर हमने गलत अवस्था में गैरिक यूज किया तो गैरिक यूज करने से पहले एक तो ये बात ध्यान में रखनी ही है कि सामता है या निरामता है, अग्नि कितना दीप्त है। और दूसरी बात, ये कल्प ही मेनली रसायन अध्याय का है, तो इसको रसायन के दौर पे ही सेवन करना है। हम जो यूज करते हैं प्रैक्टिस में, बहुत लोगों को आदत रहती है कि कामदुधा खाने के बाद या फिर समान काल में वगैरह। तो ऑब्वियसली अवस्था देख के अगर आप अच्छे से सोच के यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मेन कल्प रसायन अध्याय का है। तो इसको सुबह खाली पेट अगर आप लोगे रसायन काल में तो ऑब्वियसली सामता का प्रॉब्लम इतना नहीं आने वाला जितना दिन में बाद में देने के टाइम आता है। तो ये भी थोड़ा सा एक मतलब प्रैक्टिकल एंगल है उसमें। बाकी तो सामता निरामता वाली बात जो सोचनी है वो तो सोचनी ही है कामदुधा के केस में। गुल्म में ऐसा है कि गुल्म में अग्नि तो अग्निमांद्य तो रहता ही है। अब प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि गुल्म के आप हेतु देखोगे तो दो दो टाइप के हैं। एक क्षयजन्य और वेग का उदीरण या फिर अति शोधन की वजह से होने वाला गुल्म, और दूसरा सभी वेगावरोध की वजह से होने वाला गुल्म।
तो जो अतिशोधन के वजह से होने वाला गुल्म है, उसमें अगर थोड़ा सा अग्नि आपने बढ़ा दिया है अनुलोमन और दीपन पाचन करके, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा रसायन काल में, कामदुधा नहीं बोल रहा मैं, कोई भी रसायन द्रव्य जिसमें कामदुधा भी हो सकता है पित्तज गुल्म के केस में आप यूज कर सकते हो। पर जो वेगावरोध जन्य गुल्म है उसमें तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, क्योंकि उसमें बहुदोष अवस्था ही रहती है। उसमें से भी कफज गुल्म रहेगा तो फिर कामदुधा यूज करने की बात ही नहीं आती। देखने वाली बात ये भी है इसमें कि कामदुदा जो है और जो प्रबल पंचामृत है उनमें 80% द्रव्य सेम ही है। बस यहाँ पे सुवर्ण गैरिक एक ऐड हो जाता है और अमृता सत्व ऐड हो जाता है। वहां पे भावना अर्क शीर की हो जाती है। तो प्रबल पंचामृत का एक और पार्ट है जिसमें अर्क शीर की जगह अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, दुग्ध शीर की भावना है या क्या, मुझे कोई करेक्ट करेगा। दुग्ध, गोदुग्ध की भावना हाँ देते हैं, वो पाठ हाँ है या यस वृद्ध वैद्य है मुझे पता नहीं, पर बनाते हैं यस। वैसे भी। हाँ हाँ, तो गोदुग्ध की अगर भावना। गोदुग्ध की भावना दे दी तो वो कफज गुल्म से ज्यादा वातज गुल्म में जाएगा। हम्म। तो बस ये और दो इंग्रेडिएंट बदल रहे हैं कि मतलब भावना द्रव्य बदल रहे हैं दोनों पे, और यहाँ पे एक हाँ सुवर्ण गैरिक जैसा द्रव्य ऐड हो रहा है जो ज्यादा गुरु या पार्थिव कह सकते हैं। तो इससे हाँ हाँ, पूरा पाठ का भे मतलब इंडिकेशन ही बदल रहा है। बिल्कुल। मतलब टैबलेट जो प्रबल पंचामृत रस जो है वो हम मुख्यतः गुल्म की अवस्था या जहाँ पे विबंध कफ वातज विबंध अवस्था ज्यादा रहती है, पित्त थोड़ा सा ही संबंध है। क्योंकि अभी मल्हार सर ने जो बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अर्क शेर की जगह अर्क का पत्र का रस यूज करते हैं, तो ये एकदम बात सही है। क्योंकि अर्क का शीर निकालना मतलब अपना खुद का शीर निकल जाएगा, मतलब दूध वो नहीं बोलते हैं ना कि पानी निकल जाएगा या दूध निकल जाएगा पूरे शरीर से, ऐसी अवस्था हो जाएगी। क्योंकि एक अर्क के पत्ते को कट करके या एक पेड़ को तो बहुत ही कम शीर प्राप्त होता है, पर फिर भी अर्क वैसे उष्ण है खुद काफी। तो मल्हार। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अर्क लवण जो एक कल्प है कि अर्क और लवण को मिक्स करके पुट जो देना है, तो वो गुल्म का ही कल्प है। और गुल्म उदर इत्यादि में काम आता है, और वो भी विरेचन करने वाला या फिर जरा अच्छा खासा अनुलोमन करने वाला कल्प है। तो उससे ये तो क्लियर है कि अर्क का पूरा पेड़ ही विरेचन करने वाला है, तो उसमें वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे लगता है कि जो अर्क क्षीर है ना वो कफ विलयन ज्यादा अच्छा करेगा अर्क पत्र स्वरस के कंपैरिजन में। तो उतना थोड़ा डिफरेंस इसमें आने वाला है, क्योंकि अर्क क्षीर ज्यादा तीक्ष्ण है और ज्यादा कफ विलयन करने वाला है। तो अनुलोमन तो दोनों से होता है, पर अगर कफ बहुत ज्यादा है, कफज गुल्म में ही यूज करने वाला कल्प है जैसे हमने एस्टेब्लिश किया, तो अर्क क्षीर ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है, पर वो बनाता ही नहीं है कोई अभी। और एक बात ये सुधा वर्ग के 5 द्रव्यों के बारे में सोचने लायक है, वो है कि ये सब प्राणिज द्रव्य है जो मतलब पूरा उनका लाइफ खारे पानी में जाता है। तो खारे पानी में सराउंड रहने वाले मृदु अंग के ये सब प्राणिज द्रव्य है, जिन जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्जोस्केलेटन बनाते हैं। उसमें से एक बस मौक्तिक ऐसा है जो प्राणी के अंदर बन रहा है। वो भी क्यों बन रहा है, आपने कुछ उसमें जैसे मोती हार्वेस्ट करते हैं आपको पता होगा, तो उनका कल्चर्ड मोती जो रहता है वो सैंड का पार्टिकल डालते हैं उसके अंदर। तो सैंड का पार्टिकल जो क्लैम को चुभता है वो चुभे ना, इसलिए वो क्लैम नहीं, सॉरी, ऑयस्टर, उसके ऊपर वो लक्षणा गुण का पूरा आवरण बनाता है, उससे मोती बनता है। तो मोती एक छोड़ दिया तो बाकी सब एक्सोस्केलेटन है। तो वो उस प्राणी के अस्थि स्वरूप ही है, क्योंकि उन प्राणियों के अंदर दूसरा अस्थि नहीं रहता। अगर किसी ने देखा रहेगा ऑयस्टर
को या फिर शंख के अंदर के कीड़े को, तो उसको सिर्फ एक्सोस्केलेटन है, उसको स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर का जो हमारा सब इंटरनल स्केलेटन कुछ भी नहीं होता। तो इनका जो स्केलेटन है वो पूरा बाहर का है, तो वो उनका अस्थि धातु है, ये पहली बात है। पर दूसरे उसमें इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये सब द्रव्य जो है बाहर से रफ रहते हैं, अंदर से संलक्षणा रहते हैं। सिर्फ मौक्तिक ऐसा है कि संलक्षणा अंदर से भी है बाहर से भी है, क्योंकि वो वैसे भी अंदर ही रहता है प्राणी के। तो अभी संलक्षणा गुण के बारे में आप सोचोगे तो संलक्षणा गुण थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे अभी थोड़ा इस टाइम पढ़ते टाइम ही संलक्षणा गुण के बारे में थोड़ा सोचा मैंने कि संलक्षणा गुण कफ का गुण बताया है अष्टांग हृदय में, और चरक ने वो आकाश महाभूत का बताया है, और सुश्रुत ने जल महाभूत का बताया है। तो उसमें कुछ कंसेंसस ही नहीं है कि ये किस महाभूत के कारण या किस दोष के कारण संलक्षणा गुण पैदा होता है। ये पहली बात है। तो उस पे अगर हम सोचेंगे थोड़ा, तो संलक्षणा गुण यानी कि जो स्मूथ सरफेस है उससे कोरिलेट करने वाला गुण है। तो अगर आप स्मूथ पेपर ऐसे सोचोगे, तो उसको अगर हमने क्रम्बल कर दिया, उसमें से उसका आकाश का जो संगठन है वो बिगाड़ दिया, तो वो रफ हो जाता है। और उसको टाइट खींच के प्रेस किया तो फिर से संलक्षण हो जाता है। तो आकाश से तो इसका कोई ना कोई रिलेशन है, ये तो मतलब साफ है। पर मुझे लगता है जो नीचे का लेयर, जो ऊपर के लेयर को, कोई भी चीज जैसे त्वचा है, अभी त्वचा में जब हमें दरारें पड़ती है एड़ी पे, यानी कि जो फुट क्रीम वगैरह लगाते हैं उसके लिए, तो वो लिटरली त्वचा के दो परमाणु बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसमें से बढ़ा हुआ अंतर है। तो आकाश बढ़ गया तो संलक्षणा गुण गया। और इसका जो नीचे का लेयर है त्वचा का, वो अगर ढंग से पकड़ के रखता है ऊपर के लेयर को, उसमें जो बीच वाला उसका कफ है, स्नेहा है, जो भी है, क्लेद है, वो अगर अच्छा रहेगा, मॉइस्चराइजेशन अच्छा रहेगा, तो त्वचा फटती नहीं है। तो इसका दोनों महाभूत से संबंध है, आकाश और जल। और वाग्भट ने तो इसको कफ का ही गुण बता दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा संलक्षणा गुण वाला द्रव्य अगर इन पांचों में देखोगे तो मौक्तिक है। और वो सीधा अच्छे कफ को बढ़ाने वाला है। उसमें फलश्रुति में सब सिर्फ रसायन, क्षयघ्न ऐसे ही सब आता है। बाकी उसमें ज्यादा कुछ आता नहीं उसकी फलश्रुति में। तो ये थोड़ा एक अलग समझ में आया मुझे इस बार पढ़ते टाइम, तो ऐसे ही शेयर किया। बाकी अभी किसी को अगर इन दोनों में अगर कुछ क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, या फिर सूत्रशेखर और प्रवाळ पंचामृत की अवस्था में कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों आम में यूज करने वाले, दोनों साम पित्त में यूज करने वाले, दोनों द्रव गुण कम करने वाले हैं, तो उस हिसाब से कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन पूछने से अच्छा मुझे लगता है डिस्कस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम सभी लोग एक 3-4 साल, मतलब बहुत ज्यादा जूनियर या बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है। तो ये टॉपिक्स जो है, जो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चंस है जो हम पूछना भूल जाते हैं, या पूछना रह जाता है, या बेसिक थॉट में नहीं आ रहा है, या तो समझ में बहुत आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कोई क्वेश्चंस है या कुछ सूझ रहा है, तो कुछ कोई बोलना चाहता है तो बीच में बोल सकता है। एनीवन? शरयू, कुछ शेयर करना है प्रवाह पंचामृत और कामदूदा के बारे में? प्रवाळ पंचामृत के बारे में थोड़ा करना है। एक्चुअली प्रवाळ पंचामृत में उसकी अवस्था देखी जाए तो वो साम पित्त में बताया गया है ना, जो यूज कर सकते हैं। तो क्यों, तो उसको अर्क दुग्ध की भावना है, इसलिए वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में जाता है। बाकी उसमें भी मोस्ट ऑफ द पार्थिव द्रव्य है।
बट प्रॉब्लम हम्म। इज कि अर्क दुग्ध कितना अवेलेबल होता है और इतनी सारी फार्मेसी के लेवल पे कितना उसको दिया जाता है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन है। तो उसमें अगर वो अर्क दुग्ध ना यूज करते हुए कुछ और यूज करते होंगे, सपोज वो हाँ हाँ, नहीं वो हमने सर्जरी यूज स्टार्ट में करते होंगे। डिस्कस किया, मतलब हाँ, आई डिस्कस वॉज नहीं, नॉट मैंने। देयर। हाँ। या तो बेसिकली क्या है कि अर्क दुग्ध तो इतने क्वांटिटी में इम्पॉसिबल है निकालना। तो मैंने दो हम्म। पुनर्वसु में और खड़ी वाले वैद्य दोनों के पास इंक्वायरी की थी, क्योंकि हम्म। तो बेसिकली अर्क पत्र स्वरस की भावना देते हैं सब लोग। ओके। तो अर्क पत्र तो स्वरस और वही। अर्क क्षीर में दोनों विरेचक है, दोनों अनुलोमक है, दोनों कफग्न हाँ। है और दोनों द्रव गुण कम करने वाले हैं। बस डिफरेंस इतना है कि अर्क क्षीर ज्यादा कफ विलयन करता है अर्क हम्म। पत्र स्वरस के कंपैरिजन में। तो जो कफज ओके। देखा गुण में जाए यूज तो करने वाली बात है वो थोड़ी कम हो जाती है आजकल के प्रवाह पंचामृत में कंपेयर्ड टू क्लासिकल। यस यस। मतलब जितना वीर्य उसका एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम ही आएगा अभी जो हमें अवेलेबल है वो। यस। मतलब इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुग्ध में हम्म। और पत्र स्वरस में डिफरेंस अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो गुणात्मक डिफरेंस तो है ही कि दुग्ध जो है वो ज्यादा वीर्यवान है अर्क का, क्योंकि हाँ। और अगर हम उसे बॉटनिकली या मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो दोनों पूरे ओके। अलग चीज हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो हम्म। शीर होता है उसे सैप कहते हैं। हम्म। ये सैप जो होता है ये प्लांट का क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब कंडक्टिंग फ्लूइड भी है हम्म। और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का पार्ट भी है। हम्म। तो जब भी हम कोई प्लांट का ट्विक तोड़ते हैं, ये जो फैमिली है माइमोसी वगैरह 4-5 फैमिली है, मतलब वट की हम्म। देखोगे, अपन अर्क की देखोगे, मंजिष्ठा की देखोगे, ये जो 4-5 हम्म। फैमिली इनमें से ये फ्लूइड आता है बाहर। और कुछ हम्म। फैमिली जैसे गुग्गुल वाली या नींबू वाली फैमिली है, उनमें से गम आता है, रेजिन आता है। तो ये इनके ओके। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ओके। ये पूरी तरह से अलग होते हैं पत्र से, मतलब पत्र के इसके हिसाब से, स्वरस के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों हम्म। जो है ना, ये उनके हिसाब से पूरा अलग चीज है। ओके। तो ये हमें देखना चाहिए कि मतलब ग्रंथकार जहाँ पे अर्क दुग्ध कहते हैं, मतलब ग्रंथकार ने ऑप्शन में बोला होता कि अर्क पत्र यूज करो, या फिर हम्म। ग्रंथकार जब चित्रक, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्रंथकार चित्रक मूलत्वक बोलते हैं और उसको अग्नि हम्म। कहते हैं। और चित्रक राइट। मूलत्वक अगर हम कभी अगर हमें मौका मिले तो जाके वाइल्ड में चेक करके खा के देखेंगे तो देखोगे कि वो सच में तीखा लगता है, काफी तीखा लगता है। पर वही अगर चित्रक का ये देखोगे आप, क्या कहते हैं, पूरा मूल खाओगे तो उसमें बहुत कम रह जाता है, क्योंकि क्या है ना, इट इज 1% ऑफ द होल पार्ट। जैसे अर्क दुग्ध जो राइट। है राइट। ना, वो अर्क पत्र का इज 1%। तो उसकी पोटेंसी कितनी कम हो जाती है ये कैलकुलेटिव है, मतलब हम जो आज द्रव्य यूज कर रहे हैं प्रवाल पंचामृत में, उसकी उष्णता काफी कम हो जाती है। तो जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि अर्क हम्म। दुग्ध की का अर्क पत्र की भावना दी जाती है, तो इसमें हम्म। इतना डिफरेंस हो जाता है कि आप समझ लो कि उष्णता तो कम हो ही जाती है। तो इसलिए पेशेंट में दो चीजें दिखती है। एक तो हम अगर दवाई देते हैं तो ये जो प्रवाल पंचामृत के बाकी द्रव्य जो है, जैसे मैंने कहा, या इनकी उत्पत्ति जांगम या जल उसके सारे जानवरों से है। तो उसमें द्रव हम्म। और पार्थिवत्व होता ही है। तो पेशेंट में हम्म। मोस्टली विदाह वगैरह दिखाई नहीं देता अगर गलत भी हो जाए तो। पर अगर सही तरीके से बनाया गया तो ये जो मात्रा बताई गई वो जल्दी पेशेंट को रिजल्ट भी देती है। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर क्या होता है कि सवीर्य दवाइयां ना यूज करने के कारण क्या होता है कि दो चीजें होती है, अपनी दवाई ही कमजोर हो जाती है, इससे रिजल्ट भी लेट मिलता है और साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होगा। राइट। राइट। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अर्क क्षीर, मैंने अर्क पुष्प जो है वो यूज किया करता हूँ मैं प्रैक्टिस में, उसका चूर्ण। बाकी अर्क क्षीर या फिर अर्क पत्र स्वरस का एक्चुअली थोड़ा एक तो इस्तेमाल करके या फिर टेस्ट करके देखना पड़ेगा।
पर जैसे आप बोल रहे हो वो तो सही है। वो तो कम उष्ण है, और मुझे क्या लगता है ना कि थोड़ा उसमें अर्क क्षीर में पिच्छिल गुण भी रहता है। मतलब पिच्छिल भी है, और कंपैरेटिवली स्वरस के कंपैरिजन में गुरु भी रहता है, वो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो ज्यादा देर बॉडी में रह के काम करने वाली चीज क्षीर है, और स्वरस जो है वो कंपैरेटिवली कम टाइम बॉडी में काम करेगा, ऐसा थोड़ा मतलब मैंने सोचा था। इसमें क्या है ना कि अर्क का शीर जो है वो काफी उष्ण है, और जो पिच्छिल गुण हमें दिखाई दे रहा है, मतलब भौतिक पिच्छिल गुण तो दिखाई दे रहा है, पर वैसे अर्क का जो जैसे तुमने बताया कि अर्क पत्र की भावना अर्क लवन में आई हुई है। हाँ, तो अर्क लवन इसमें ही पता चल जाता है कि उसमें हम लवन यूज करके और अर्क यूज करके, तो हम वहाँ पे स्निग्ध गुण तो बढ़ जाता है। लवन स्वयं स्निग्धता बढ़ाने वाला द्रव्य है। तो अर्कशीर का ये एक बार तुमने जैसे कहा कि यूज करके देखना चाहिए, मैंने टेस्ट करके देखा है अर्कशीर। ओके। हाँ, तो वो काफी, हम कह सकते हैं, तिक्त कटु रहता है टेस्ट में। तो एक कोई भी शीर मोस्टली टेस्ट करते हैं तो वैसा ही शीर, मतलब प्लांट के शीर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसा ही हाँ हाँ। टेस्ट है। पर जैसे औदुंबर वगैरह का कषायत्व पता चल जाता है, इसमें कषायत्व नहीं है, उसमें तिक्त कटुता ही चल जाता है। ओके ओके। तो हाँ, और जो कामदुदा का अभी ये जो पात भेद जो आया हुआ है कि अर्क शीर की जगह दुग्ध शीर यूज करना, ये तो पूरा वातज चला जा रहा है, मतलब संप्राप्ति का ही पूरा सेक्शन बदल जा रहा है हाँ, इसमें। अगर अगर दुग्ध की भावना दे दी प्रवाह पंचामृत को, जो दूसरा पाठ है, हम्म, या वृद्ध वैद्य है शायद, मुझे याद नहीं अभी पर है। हाँ। तो उसमें वो वातज गुल्मा, और मतलब गुल्मा में रसायन के तौर पे ऐसे भी उसको सोच सकते हैं। हम्म, और और इसमें हाँ, और एक बात, जो दोनों प्रवाह पंचामृत और सूतशेखर अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों द्रव गुण कम करने वाले हैं, फिर भी विषय द्रव्य जो है वो सिर्फ सूतशेखर में है, ताम्र भी सिर्फ सूतशेखर में है। तो ज्यादा सूक्ष्म स्रोतोगामी जो जाएगा वो सूतशेखर जाएगा। प्रवाह पंचामृत एकदम, मतलब उसका लिमिटेशन जीआईटी तक ही है, उससे ज्यादा वो बाहर काम करता नहीं है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। पर सूतशेखर में इतने विषय द्रव्य, ताम्र, सुवर्ण इत्यादि होने के कारण उसको हम जीर्ण संप्राप्ति में भी धीरे 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 पित्त का शोधन करने के लिए या शमन करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, वो प्रवाह पंचामृत नहीं कर सकता। और अगर किसी ने अर्क पुष्प कभी यूज नहीं किया है या पढ़ा नहीं है, तो अक्षय थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग द्रव्य है, मैं अक्षय की वजह से ही यूज करना स्टार्ट किया हूँ। और बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल और सस्ता द्रव्य है, और उसकी फलश्रुति बहुत इंटरेस्टिंग है। फलश्रुती तू सांग मला, तुम बताओ, मैं थोड़ा अर्क के शीर के बारे में थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अर्क फूल का तुम बताओ, कंटिन्यू करो। सो ये जो है अर्क शीर का, मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि अर्क शीर जो है ना, वो हम्म काफी, मतलब मल्हार ने जैसे कहा कि वो भी विषय वर्ग में ही आता है, विश्व में आता है देखा जाए हम्म। तो, क्योंकि अगर आप इंद्रलुप्त की चिकित्सा देखोगे, ओके। इंद्रलुप्त की चिकित्सा में कौन कौन से द्रव्यों का लेप करना ऐसा आता है, तो वहां पे तुम हड़ताल जैसे द्रव्य देखोगे, अशोधित हड़ताल मोस्टली। फिर उसके बाद हम्म। जयपाल जैसा द्रव्य आएगा। फिर उसके हम्म बाद गुंजा जैसा द्रव्य आएगा। फिर हम्म उसके बाद मतलब उसी लाइन में फिर हम्म। अर्कशीर आता है। तो वाग्भट में एक पाठ है, अर्कशीर और मधु का लेप करना है। वाग्भट की इंद्रलुप्त चिकित्सा में अर्कशीर और मधु का लेप बताया गया है इंद्रलुप्त की जगह पे। जहाँ पे भी इंद्रलुप्त है वहां पे अर्कशीर और मधु का लेप है। इससे ये तो ओके। पता चल जाता है कि मतलब इंद्रलुप्त की संप्राप्ति तो हम सभी को पता है कि वहां पे कफ जो है, कफ और वायु अवरोध कर देता है, और इसके कारण रोमकूप तक पोषण नहीं पहुंच पाता और रोमकूप झड़ जाते हैं। तो ये राइट। अवरोध को हटाने वाला है, ये वही से पता चलता है। तो ये एक पूरा, अगर हम एक चेन लगाए,
तो ये पता चल रहा है कि ये जो 5 खनिज द्रव्य है, ये जो 5 हमें द्रव्य प्राप्त हुए हैं, इनके साथ अगर अर्कशीर की भावना दी जाए तो ये प्रवाल पंचामृत कहीं पे भी अवरोधात्मक गुल्म की अवरोधात्मक संप्रति छेदन जो हमें अपेक्षित है वो करने वाला है। हाँ, और यही 5 द्रव्यों के साथ गहरी डाल के दुग्ध की भावना दी जाए तो वो प्रवाल पंचा ये कामदुधा रस वो रसायन करने वाला है। तो 2 द्रव्यों का जो बस 2 ही चीजों का फिर तो ये 5 सुधा वर्ग के द्रव्य मोस्टली शोधन जो है आम्ल रसों में ही होते हैं। अभी मैं आज शायद शिवानी अवेलेबल नहीं है, मैंने और शिवानी ने उसका शोधन भी देखा है। तो बहुत सी फार्मेसियां तो मैंने ऐसी देखी है जो सीधा विनेगर में शोधन करती है, हाँ हाँ। डायरेक्ट विनेगर में डाल के शोधन कर लेती है। पर मुख्यतः ग्रंथों में चौलाई के रस में या फिर नींबू के रस में या दाड़िम के रस में उसका या फिर तक्रम। या पत्र में, हाँ मतलब उसमें शोधन करने के लिए कहा गया है। और मारन फिर अलग अलग द्रव्यों से। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये जो द्रव्य है अभी शोधन करने, अगर मल्लार इसको अच्छी तरह से जानता होगा, आप डालोगे इन द्रव्यों में तो वो जो CaCO3 होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट डॉट H2O, ऐसा वो होता है, मतलब एक चूने का ही प्रकार है बट ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। आपने अगर टंकन का कभी शोधन किया होगा गर्म करके तो वैसा होता है, वैसा ही ये भी हो जाता है, ये वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये शोधन इन्हीं द्रव्यों में क्यों करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम्म। चीज है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी सीधा अभी मैंने देखा है कुछ फार्मेसीज ऐसा करती है कि शंकर ले लेती है, उसको विनेगर में डाल के उसको ये कर लेती है कि उसका स्टोर रिलीज कर देती है और फिर सीधा बॉल बेरिंग मशीन होती है जिसमें सूक्ष्म कर लेती है। तो उसमें पार्थिव वो वैसा ही रह जाता है, अग्नि महाभूत मतलब अग्नि का कुछ स्थान आता ही नहीं, तो वो गुरुता रह ही जाती है। और उसमें फिर अर्क पत्र का इस्तेमाल करके या फिर जो जैविक जैसा द्रव्य है उसका इस्तेमाल करके अगर हम औषधि बनाएंगे तो फिर हम्म। ये गुल्मा जैसी विबंध वाली कंडीशन जो है वो सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे ही रह जाएगी और पेशेंट वो कंप्लेन करता ही रहेगा। मेरे पास एक पेशेंट था, काफी कारपेंटर था वो पेशेंट। तो वो आता था मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो वो हम्म। हमेशा कंप्लेन करता था कि पेट में गुल्म का मतलब जो गुल्म का वातज गुल्म का लक्षण होता है कि पेट में आफारा घूमता है। मतलब मल्हार ने जैसे कहा कि 2 संप्राप्ति, एक तो विबंध मतलब एक तो अवरोधात्मक और एक क्षयात्मक। तो हम्म। क्षयात्मक संप्राप्ति में इस्तेमाल करने वाला कल्प ये स्टार्टिंग में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है कि क्षयात्मक संप्राप्ति बिल्कुल। में आप ये दोगे। हाँ, तो ये सोचने वाली चीज है कि उस पेशेंट को मैंने उष्ण घृतों से ही शुरुआत की थी। हम्म। तो हाँ, और उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो ये संप्राप्ति का 2 छटाएं जो आती है बहुत ही फाइन होती है, पर वो अगर हम देखना भूल जाते हैं तो अलग ही चलता है। हाँ, तो अर्क राइट राइट। पुष्प पे अपन बात कर रहे थे, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों को बता, क्योंकि अर्क पुष्प मैंने और मल्हार ने बहुत कलेक्ट किया था। हेलो। हाँ, तो अर्क पुष्प के अगर आप गुण देखोगे तो वो ऐसा आया है कि वृक्ष लघु दीपन पाचन अरोचक प्रसेक अर्शक आश्वास, तो ये उसकी सॉरी फलश्रुति है। तो बेसिकली ये लघु दीपन पाचन होने के बावजूद वृक्ष है। ये अर्क पूरा जो शुभ है वो पूरा विषय द्रव्य होने के कारण या उपविश होने के बाद भी इसके जो पुष्प है वो वृक्ष है। तो इसका जो पुष्प है वो उष्ण काश, जिसको अगर आपके पास ऐसी केस है कि जिसको अस्थमा की या फिर प्रमेह की हिस्ट्री के कारण या कफज ग्रहणी में जो लक्षण आया है कि स्त्रीषु अहर्षणम, मतलब कफज ग्रहणी के कारण उसको इनफर्टिलिटी या फिर ध्वजभंग जैसे लक्षण निर्माण होते हैं, उसमें अर्क पुष्प एक बहुत ही एफिशिएंट और बेसिकली फ्री मिलने वाली, हर जगह मिलने वाली ऐसी दवाई है। उसको बस पुष्प को कलेक्ट करके ड्राई करके मिक्सर में उसका चूर्ण बना लेना है और छान लेना है बड़े पार्टिकल्स निकालने के लिए। और इसका बहुत अच्छा फायदा होता है हर एक संतर्पण जन्य इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। तो मैंने बहुत यूज किया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन जो शीघ्र पतन वगैरह के पेशेंट्स रहते हैं, पर हमें हिस्ट्री लेके या फिर पेशेंट का बल आदि देख के लगता है कि ये पूरा संतर्पणजन्य है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है।
आजकल एक ऐसा ही आइडिया है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ हर पुष्प का आजकल गुलकंद जैसा कंद बनाते हैं, या मतलब जैसे मेरे पास खुद के पास मोगरा का कंद है, मैं मुख्य शिरो रोगों में उर्दू जत्रुगत में यूज करता हूँ। तो मल्हार ने जो अभी हम्म। बताया कि तो शर्करा ना यूज करते हुए मधु यूज करके अगर हम ये कल्प साध सके, मतलब ऐसे हाँ, तो पुष्प और इसके कफक ना अवेलेबल हो होते हैं। जाएगा। हाँ, और कफक इसके पुष्प 9 महीने तो अवेलेबल होते हैं वैसे, तो हम उसको ओके। सुखा के यूज कर ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुष्प कभी अवेलेबल नहीं होती। आप देखोगे कि मदार पे हमेशा फूल लगे ही होते हैं, मतलब अर्क पे हमेशा फूल लगे ही होते हैं। तो पर अगर ऐसा हमें कि पेशेंट को देने के लिए कुछ अलग से होना चाहिए कल्प, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके फूलों को आप शर्करा के जगह मधु में मिक्स करके इसका कल्प बना सकते हो। मधु की मात्रा जैसे शर्करा डालते हैं लोग, वैसे उसमें हो जाता है हम्म। अच्छी तरह से। तो ये वाला पार्ट अगर आप करोगे तो क्या है ना, ये कफ वातज के लिए ही है अर्क पुष्प। अगर आप सोचोगे कि कोई पेशेंट जो पित्त संप्राप्ति वाला है या जिसका ब्रूहन करना है, वहां पे ये काम नहीं करने वाला है। ये शुक्र की धातु अग्नि ही मंद हो गई है, वो भी इसीलिए क्योंकि सारी संप्राप्ति में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, या क्या कहते हैं अति संतर्पण अर्क संप्राप्ति के कारण धातु पोषण नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे यूज बिल्कुल। करने वाला कल्प, तो वहां पे और ये शर्करा जो डाल जनरली के। पेशेंट रहते हैं ना, इनफर्टिलिटी हम्म। वगैरह, इनफर्टिलिटी से ज्यादा ये ध्वजाभंग या फिर शीघ्र पतन वाले, उनको रिजल्ट की जल्दी बहुत रहती है। तो इसमें ये तो ये है। यूनिक द्रव्य ऐसा है कि ये विष भी है फिर भी वृक्ष है। मतलब ऑब्वियसली आप मकर ध्वज वगैरह यूज कर सकते हो, पर लिटरली फ्री में मिलने वाला विष के भी गुण होने वाला और वृक्ष है, ऐसा ये एक ही अभी तक मुझे मिला है द्रव्य। ये स्थौल्य के कारण जो इनफर्टिलिटी होती है मोस्टली, अभी मुझे एक पेशेंट याद है कि सर के पास आया था। सर जैसे मल्हार ने बताया कि कफज ग्रहणी का लक्षण जो है कि क्लैब्यम जो आता है, कफज ग्रहण में क्लैब्य हो जाता है पेशेंट को। तो उसमें सर ने कामेश्वर मोदक यूज किया था। तो वो कल्प जो है कामेश्वर मोदक, उसमें आहिफेनाफू है, वो भी उष्ण है, तो उससे भी ये ज्यादा विजया भी उष्ण है। द्रव्य। हाँ, विजया भी है, हाँ सॉरी आपू नहीं, विजय है उसमें जो उष्ण है। हाँ, विजय ही है, अफू तो नहीं हाँ है। विजय है उसमें, आपू नहीं विजय ही है। सो वो भी उष्ण है। तो भी- हेलो। हम वहां पे ये यूज कर सकते हैं आराम से कि इसके कामेश्वर मोदक जैसा कल्प की जगह सीधा यही यूज किया जा सकता है कफज ग्रहणी में भी। हाँ हाँ। और अर्क में कोई टाइप्स या फिर कोई श्रेष्ठ ऐसा कुछ है उसमें? हाँ यस यस, हाँ अर्क में देखो अभी ग्रंथ में अल्क अरल्क बोल के, अर्क और अलर्क बोल के दो भेद आए हुए हैं, निघंटुकारों ने किए है उसे। तो अर्क और अलर्क का ऐसा बताया गया है कि श्वेत पुष्प वाला अर्क होता है, अलर्क होता है, और कृष्ण पुष्प वाला अर्क होता है। तो इसमें अगर बॉटनिकली देखें तो जो जाइगेंशिया है, हाँ। तो जाइगेंशिया के दोनों श्वेत मतलब सफेद फूलों वाला, और एक पर्पल या पर्पल वाला। थोड़े, हाँ हाँ हाँ। हाँ पर्पलिश फूलों वाला कृष्ण कहते हैं। तो हमेशा कृष्ण मतलब ग्रंथकारों को पर्पल कलर का कहने का एक तरीका है कि कृष्ण ऐसा, मतलब बहुत से इसमें पूरा ही काला नहीं होता, वो पर्पलिश फूल वाला। तो ओके। जाइगेंशिया के दोनों होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क आ जाता है कि दोनों के इस्तेमाल का। पर एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं घूमा हूँ, जितने प्लेन एरिया होते हैं मतलब पहाड़ों के निचला एरिया जो होता है, वहां पे आपको मोस्टली जाइगेंशिया मिलेगा, और प्रोसेरा थोड़ा सा ऊंचाइयों पे मिलेगा। तो मैंने जितना देखा है, तो मैंने ऐसा, अच्छा। उसमें भी सूक्ष्मता, सूक्ष्मता क्या है ना, सूक्ष्मता सोच में चली जाती रहती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसा है कि जो पहाड़ों वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा वायु प्रधान है, जो प्लेन्स वाला है तो वो थोड़ा सा ज्यादा पृथ्वी प्रधान है। पर वो क्या सोचने की बात है, वो इतना इसमें यूज नहीं है। पर दोनों का गुण कर्म सेम ही है, दोनों अर्का लड़का का लगभग, बस अलग से कुछ नहीं उसमें हम सोच सकते। पर जो मिलता है दोनों मिल जाते हैं, दोनों के पत्र यूज किए जा सकते हैं, फूल भी यूज किए जा सकते हैं। हाँ। हम्म। हम्म, और ठीक है। कामदुधामध्ये मल्हार जे गैरिक आलंय, तर हम्म। गैरिक जो सुवर्ण गैरिक आया हुआ है, तो सुवर्ण गैरिक अभी उसका
जो शोधन आता है वो गोघृत में आता है ना। हाँ। हाँ, तो अभी गोघृत में शोधन करके उसको हम जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा तुमने जैसे कहा कि रसायन, मैं भी मोस्टली रसायन सुबह सुबह पेशेंट को दवाई देता हूँ कामदुदा। और ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ सुबह देता हूँ, कभी कभी अगर अम्ल पित्त की निराम कंडीशन है तो उसमें भी मैं कामदुदा यूज करता हूँ। और पांचभौतिक वाले तो बहुत ही मैंने देखा है कि कामदुदा यूज करते हैं। महेश है क्या ग्रुप में? महेश नहीं है शायद, हाँ, तो है। महेश अगर, महेश, हाँ तो महेश इसके ऊपर बोल सकता है कि ये पांचभौतिक वालों का क्या कहना है कि हाँ, उनका शंख काम, भस्म बनाने के भी कुछ अलग प्रोसीजर है। हाँ अलग से प्रोसीजर है। तो ये थोड़ा सा ये, क्योंकि ये तुम देखोगे कि इसमें अलग से कोई द्रव्य नहीं है। ये पूरा कामदुदा और प्रवाल पंचामृत ये सिर्फ वनस्पतिज द्रव्य और प्राणिज द्रव्य का ही मिलन है। हम्म। हाँ, महेश बोल। हाँ, पंच पंचभौतिक चिकित्सा में शुरू सर के पास में जाता हूँ तो शुरू सर क्या करते हैं कि वो कामदूदा एज अ कल्प यूज नहीं करते। मोस्टली लघुसूत या फिर गेरिक को गिरिज को ऐसे ही एज अ सिंगल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो उनका कैसा है कि स्थिरत्व कहीं भी चाहिए ना, जब कोई भी संप्राप्ति है उसमें चाहे वो वायु के लिए या फिर पित्त के लिए स्थिरत्व चाहिए रहता है उनको। और पृथ्वी महाभूत जब उनको चाहिए कि पृथ्वी महाभूत इम्बेलेंस हुआ है तो मोस्टली गिरिज का यूज करते हैं। और गिरिज के कारण कैसा है कि स्थिरत्व के साथ अधोगामित्व भी रहता है ना पृथ्वी महाभूत का। तो जब कभी ऐसी कोई संप्राप्ति रहती है जिसमें जो दूसरा हम सब द्रव्य मिला के वो एज अ कल्प बनता है जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और उससे हमें अधोगामित्व की अपेक्षा रहती है दोषों के, तो उसमें भी गिरिज का यूज करते हैं। मोस्टली सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट गिरिज ही सर यूज करते हैं। कामदुदा का एज अ कल्प बहुत कम यूज करते हैं सर। ओके। हम्म। हम्म। और ना मतलब पंचभौतिक का कैसा कंसेप्ट है कि हम द्रव्यों से ज्यादा ना वो जो कंसेप्ट उन्होंने सोचा है ना शरीर का पंचभौतिक तत्व के हिसाब से, वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रहता है हर किसी संप्राप्ति में। मोस्टली उनका वो जो उदर परीक्षण रहता है, नाद परीक्षण वगैरह, उसके ऊपर से वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा द्रव्य देना चाहिए या कौन सा महाभूत ऊपर नीचे हुआ है। तो वो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द्रव्य में उनके पास मतलब हमें पता है कि काफी लिमिटेड द्रव्य यूज होते हैं पंचभौतिक में। तो हम्म। अच्छा, फिर वो ये हर बार अगर जब भी कभी अगर- आएगा कि पृथ्वी महाभूत का कुछ भी है तो सिर्फ गिरिज ही यूज करते हैं मोस्टली। उसमें ऐसा नहीं है जैसे हमारे ये काष्ठ द्रव्य है या फिर रस औषधियों में जैसे हम ज्यादा विचार करते हैं ना द्रव्यों के रस का, गुण, वीर्य, विपाक का, सबका। हम्म। तो उसमें सीधा सीधा मतलब वो हिसाब रहता है महाभूत महाभूत से। में ही डिवाइड किया है सब। तो कम कम द्रव्यों के साथ चिकित्सा हो जाती है, लेकिन जो उनका परीक्षण है उदर परीक्षण, और हम्म जैसे वो अवयवों को समझते हैं ना पंचभौतिक तरीके से कि कौन से अवयव में हम्म। क्या हुआ है, वहां पे कौन सा पंचभौतिक तत्व रहता है। और दूसरा वो औषधियों का पंचभौतिक तत्व ज्यादा देखते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक से ज्यादा कहाँ कौन सी वनस्पति उत्पन्न हुई है, और फिर उत्पन्न होने के बाद वो कैसे मतलब ग्रो होती है, तो कौन से महाभूत के संपर्क में जैसे आती है। जैसे वो ये अपना जो है नारियल का तेल है ना, हम्म। तो वो वो आकाश में आकाश, राइट उत्पन्न राइट। हुआ है ना, जल है। तो बिल्कुल। जब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है ना शरीर में, अवकाश है और वहां पे जल की जरूरत है, तब वो ऐसे सोचते हैं कि नारियल का पानी देना है हमें। अच्छा, फिर मतलब जैसे जैसे, कर्णपूरण वगैरह के लिए। हाँ, फिर जैसे हम ये औदुंब जल रहता है, तो वो कैसे रहता ओके। है, पृथ्वी में उत्पन्न हुआ जल है ना। बिल्कुल। हाँ, तो जब जल महाभूत की जरूरत पार्थिव जो अवयव रहते हैं वहां पे अगर जल महाभूत की अपेक्षा रहती है तो दुम्ब जल देना है उस अच्छा। हिसाब से। और अब काफी सारे रसौषधि भी सर यूज करते हैं, लेकिन रसौषधि का भी सर उसी प्रकार से मतलब वो बताते हैं कि कौन सा खनिज है वो कहाँ उत्पन्न होता है उसके हम्म। ऊपर से, और फिर उसके ऊपर कौन सा मतलब वो पुट वगैरह कितने किए जाते हैं उसके ऊपर से कितनी अग्नि वगैरह उसमें आती है, उसी हिसाब से सोचना है। तो वो अगर हमने मतलब सोचा पंचभौतिक चिकित्सा करने के लिए, तो फिर द्रव्य सिलेक्ट करना बहुत मतलब गौण रह जाता है कि हमें एग्जैक्ट पता चला ना कि कौन सी हम्म। संप्राप्ति है,
फिर उसके हिसाब से वो द्रव्य उन्होंने बता रखे दातार शास्त्री जी ने कि कौन से द्रव्य को उन्होंने चूज क्यों क्यों किया है, कि यहाँ पे ऐसे उत्पन्न होता है, फिर ऐसे ग्रो होता है, उसके कारण ये पांच भौतिक गुण उनके अंदर रहते हैं, तो हमें उस टाइम पे वो यूज करना है। कभी अलग से रखेंगे हम पांच भौतिक के ऊपर ही, मतलब कैसे विचार करना है शरीर का नहीं उस। नहीं, अलग से मतलब अलग से 10-12 लेक्चर रखने पड़ जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे actually, वही हाँ है। हाँ, ले लीजिए, तो रखने ही पड़ जाएंगे, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बुक्स है ना दातार शास्त्री की, वो पढ़ने लायक है। और उसमें अगर हाँ। बहुत ध्यान से और समझदारी पूर्वक वो अगर बुक्स पढ़ी तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। इतना हम्म। डिफिकल्ट नहीं है वो, बस हमारे कभी कभी अजम्पशन बहुत ही एकदम हम हवा में तीर मारने लगते हैं पंचभौतिक और ये जो पिंड ब्रह्मण्य न्याय में, तो वो थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। पर उसमें एक जमदग्नि सर ने मुझे बताया था कि जो पीनट्स, हम पीनट ऑयल जो यूज करते हैं या फिर पीनट्स के बारे में सोचते हैं, तो वो एक ही ऐसा तेल बीज है जो जमीन के नीचे आता है। ओके। तो बाकी जो है तिल हो गया, तिल से लेके सनफ्लावर से लेके कोकोनट से लेके जो भी बाकी है, वो जमीन के ऊपर आते हैं। सिर्फ पीनट जमीन के नीचे आता है, इसलिए सेंगदाने का तेल ज्यादा गुरु है। और वो ज्यादा अच्छा वातशमन करता है अगर ढंग से पचाने की शक्ति है तो ये एक यूनिक बात याद आई मुझे अभी ये पांचभौतिक का सुनते टाइम। हाँ मतलब ये सही है, मतलब ऐसे ही हम किसी के भी बारे में सोच सकते हैं ना। अगर हमने द्रव्य, कोई भी द्रव्य का पंचभौतिकत्व देखा, तो हम हम्म। कोई भी द्रव्य यूज कर सकते हैं। जैसे दत्ता शास्त्री ने मतलब जो 20 द्रव्य पहले सिलेक्ट किए हैं कि उसमें से वो हाँ। चिकित्सा करते हैं, वैसे हमारे पास मतलब जो अवेलेबल इजीली द्रव्य रहते हैं आसपास फ्रेश, उसका हम्म। अगर हमने ऐसे थोड़ा वो किया क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। ऐसे भी यूज कर सकते हैं आसानी से। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था जो पार्थिवता और स्थिरता के लिए ये बोला तूने कामदूदा का, तो हम्म। कामदू सॉरी गैरिक का। तो हम्म। उसमें जो एक उनका योग है पद्मक किट्टा करके, मतलब मंडूर और वो पद्मक पेड़ की छाल है ना शायद। हम्म। हाँ, तो मतलब वो वो भी उसी के लिए यूज होता है ऐसे। मतलब मैंने सीखा था, बुक में ही पढ़ा था शायद, याद नहीं अब कहाँ से याद है। पर मतलब उसमें अलग अलग द्रव्य, पार्थिव द्रव्य अलग अलग, क्या मतलब उनके गामित्व के हिसाब से अलग अलग चुनने हैं या फिर क्या विचार है उसमें कि हाँ, पद्मक किट्टा कब और गैरिक कब और कामदुधा कब वगैरह। वही वही है कि गामित्व के हिसाब से ही उसका चूज करना है। और मैंने बताया ना कि निदान, जैसे हमारे लिए निदान इम्पोर्टेंट है ना, कि दोष के गुण या उसका हमें पता चलता है उस हिसाब से। तो उसमें भी हम्म। वो निदान को भी मतलब इम्पोर्टेंस देना है कि कौन से निदान से व्याधि हुआ है ना, या संप्राप्ति बनी है। तो उस हम्म। हिसाब से फिर निदान के हिसाब से देखना है हमें और वो सिलेक्ट करना है। लेकिन सर ना पद्म किट योग अब यूज नहीं करते बहुत। मैं मतलब सिर्फ स्वरूप सर के पास ही गया हूँ पांच भौतिक में। तो अच्छा। शुरू सर उन्होंने जितने मतलब पांच भौतिक के योग बनाए हुए हैं ना, वो भी ज्यादा यूज नहीं करते। मोस्टली उनका प्रिस्क्रिप्शन सिंगल सिंगल वो मतलब द्रव्यों से ही रहता है, फिर वो खुद का बनाते हैं। तो पद्म किट के बारे में इतना मेरा वो नहीं है, मतलब सर ने इतना ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया है कभी किसी को। और सर ने ओके। दूसरे भी बहुत सारे वो खुद के बनाए हैं जो सर यूज करते हैं मतलब। तो उन्होंने जैसे हम मैंने बताया ना, उसी प्रकार से सर ने भी सोच सोच के उस हिसाब से बनाया है। जैसे एक ये अपना है, हृदय रोग के लिए सर यूज करते हैं, उसका क्या नाम है, मैंने अक्षय को बताया था वो। तो उसमें ना मेन लाक्षाई सर ने रखा है अच्छा। ऐसे द्रव्य, और उसके साथ तो दूसरा एक दो द्रव्य है रुद्य है जो। तो सर ने कैसे सोचा है कि जो हृदय का हम देखें अगर एनाटॉमिकली, तो कैसा है हम्म। कि वो उन हृदय के स्नायु जो है मजबूत होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम लचीला। क्या है कि उसमें लचीलापन भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सर ने सोचा कि हम सब यूज मोस्टली क्या करते हैं कि अर्जुन यूज करते हैं, ठीक है, हृदय रोग में। हम्म। हम्म। आयुर्वेद में हमेशा ऐसा हुआ कि हार्ट पे कुछ है तो अर्जुन देना है, अर्जुन देना है। लेकिन कैसा है कि बिल्कुल। ज्यादा कषायत्व दिया तो उससे भी जड़त्व पैदा होता है ना।
हाँ, मजबूत करते करते फिर वो उसका लचीलापन बराबर है। वो कम वृक्ष होता ही जाता है, है। कषाय वृक्ष है, हाँ और वैसे भी सार वृक्ष है तो वो भारी ही ज्यादा रहेगा। हाँ, तो फिर इसलिए उसका उसका चिरफाक आया है, लोगारिथम देते रहता है। हाँ, तो इसलिए महेश सर ने कंटिन्यू करो। फिर सोचा है कि लाक्षा जो है ना उसको अ, मतलब अपने अगर गर्म किया या कुछ भी किया तो वो पिघलता हाँ, है, मतलब वो उसका लचीलापन बढ़ता है, लेकिन वो एक दूसरे उसके जो परमाणु है ना एक दूसरे को छोड़ते नहीं इतना इजीली। बिल्कुल। तो उस हिसाब से बहुत सारे मतलब केसेस सर के पास आते हैं ऐसे कि हम्म। उसमें मतलब बोल दिया होगा सर्जरी के लिए, जैसे एक अक्षय को मैंने बताया था ना, अक्षय वो कि उसको हार्ट के वॉल में छेद था वो बच्चे को। तो वो हम्म। कोंकण से सर के पास आए थे। तो वो मतलब फीमेल बेबी थी वो, छोटी, एक एक 1.5 साल की थी तब वो सर के पास आए थे। तब फर्स्ट टाइम सर ने सोच के ये लक्सा का उसमें उपयोग किया था। अच्छा। तो वो मतलब उन उसको बोल दिया था कि डॉक्टर्स ने कि इसका कुछ हो नहीं सकता इलाज ऐसे। तो वो सर ने उसको हम्म। चालू रखा। फिर अभी वो जो बच्ची थी वो एडवोकेट है, उसकी पूरी मतलब वो अभी प्रेग्नेंट थी ना, तो उसकी पूरी मेडिसिन वगैरह सर के पास लेने आती थी। अभी उसके घर पे बच्ची भी हुई है। अरे वाह। हम्म। तो और एक अभी एक केस भी आया था, कोई अपने ये कौन आनंदी जो मंदिर है ना संत ज्ञानेश्वर महाराज का, हाँ 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 हाँ। उसके कोई तो अ- पुजारी है। उन उनको भी उनके कोई साथ में आए थे, उनको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी ना। तो उनको भी हम्म। बहुत मतलब अच्छा उपसे हुआ है इस योग से। तो उस दिन सर उनको समझा रहे थे इस हिसाब से। तो हमें भी बताया था ये कि ऐसे ऐसे सोचना है पांच भौतिक में। कुछ नहीं है, हाँ अगर हाँ, द्रव्य को सिलेक्शन हमने थोड़ा सोच के किया तो कोई भी द्रव्य हमें से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें मुझे एक सुना हुआ केस याद आया। कोलटकर सर का केस है, बहुत आपने सुना भी होगा, काफी लोगों ने शायद कोई मोस्ट लेक्चर मुझे देखे होंगे। लगता है मोस्ट वेल नोन केसेस में से एक है आयुर्वेद हाँ हाँ, फिर भी बता देता हूँ किसी के। को अगर पता नहीं हो कि एप्रोप्रिएट निदान मतलब क्या होता है। तो जो शयज, सॉरी शयज नहीं, शतज कास्ट में आया है कि क्रमाद्वीर्य रुचि पक्ति वगैरह, मुझे याद भी नहीं क्रम अब क्या है, पर इसकी हानि होती है। और वैसा पेशेंट था, उसका भारक्षय हो रहा था बहुत तेजी से। तो उसको सिर्फ लाक्षा या लाक्षा के साथ कुछ तो एक ही पुड़ी पे उसका 1 हफ्ते बाद दिन में 1 kg इतना वेट बढ़ने लगा, मतलब अच्छी तरह से। तो लाक्षा इतनी गुरु है, पर वो क्षय के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपने मात्रा वगैरह अच्छे से दी और अगर उसका पचन अच्छे से हुआ, तो लाक्षा जैसी दवाई कोई भी क्षय भर सकती है अपने शरीर में। मतलब आज देखा जाए तो लगभग प्राणिज द्रव्यों पे ही चर्चा हो रही है। हाँ मतलब हाँ आज हाँ। के प्रवाल पंचामृत देखा जाए, कामधुरा देखा जाए, उसमें दोनों में प्राणी लाक्षा भी प्राणिज द्रव्य है। तो सर के पास मैं जब भी जाता था तो ये सवाल रहता था कि आप देखोगे कि जो अग्नि स्थित है, अग्नि स्थित मतलब जो सूक्ष्म अग्नि है, वो हम्म इसी क्रम से है कि सबसे ज्यादा इजीली हमें अवेलेबल कन्वर्जन। मतलब मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स के हिसाब से सोचना है, तो प्राणिज द्रव्यों का कन्वर्जन हमारे लिए बहुत आसान है। इसलिए हम्म। तो आप देखोगे कि राजक्षमा जैसे वादियों में ऐसे प्राणियों को मांस खाने के लिए कहा गया है जिन्होंने खुद मांस खाया है, तो उसका कन्वर्जन इजी हो जाता है। हाँ। बराबर। तो वैसे ही प्राणिज बाकी सारे प्राणिज मतलब प्राणिज द्रव्यों का पार्थिव तत्व अगर हम लेंगे तो पृथ्वी महाभूत ज्यादा आसानी से बढ़ता है रेदर देन खनिज द्रव्यों। और सेम बिल्कुल। गोज विथ वनस्पति। तो पहले नंबर पे प्राणिज है जिसमें पूरा सजीव है और जो उसका आत्मा भी अंत चेतन है। तो उसका हमारे लिए यूज इजी हो जाता है। हाँ, फिर वो तो उसके है बाद ही चरक। वनस्पति द्रव्य आते हैं। और फिर उसके बिल्कुल। बाद आ, हाँ, चरक जी ने जो बताया है। हाँ, तो ये हमेशा सोच में इम्पोर्टेंट रखते समय जैन पेशेंट को अगर हम साइड को रख दे, तो अगर पेशेंट हमारा नॉनवेज के लिए विलिंग है, तो मैं तो बहुत बार ऐसा करता हूँ कि जिन पेशेंट का क्षय होता है तो मैं उनको मैं अभी हैदराबाद में हूँ तो मैं लोगों को वैसे है फेमस है पाया सूप बोल के। पाया मतलब जो बैल के या अभी बैल नहीं बकरी कह सकते हैं, आजकल अवेलेबल है, उनके खुर का सूप होता है।
तो वो काफी पृथ्वीत्व बढ़ाता है। तो ऐसे ही प्राणी द्रव्यों का इस्तेमाल पर थोड़ा सा अच्छी तरह से किया जाए तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अभी ये शंकर शौक्तिक कपर्दिक ये वैसे जीव हत्या के अंदर ही आते हैं। फिर भी तो अगर कोई जैन प्रैक्टिशनर है या जैन पेशेंट को सोच रहा है, क्योंकि हम ये जब निकालते हैं तो शंख को छोड़ दिया जाए, तो बाकियों को उनकी हत्या करके निकालना पड़ता है। सो स्पेसिफिकली मोती को। और वो जैसे मल्हार ने कहा कि मोती और शौक्तिक ऐसी दो चीजें हैं जो एक ही प्राणी से हमें मिलती है। शुक्ता मतलब जो बाहर की जो कपर्दिक, सॉरी, बाहर का उसका खोल कपर्दिक होता है, अंदर का, हाँ, शौक्तिक, और मोती अंदर का होता है। तो एक ही प्राणी दो द्रव्यों की उत्पत्ति कर रहा है, बाह्य अस्थि और अंदर अंतर अस्थि। तो ये भी चिकित्सा के लिए सोच के इस्तेमाल किया जाता है कि कोई कोई स्क्लेरोटिक पेशेंट होता है कि उसमें पेशेंट में बाहर उसका जो स्किन होता है उसमें कैल्शियम डिपोजिशन चालू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में आप अगर कोशिश करो, हाँ, तो उसमें अगर आप कोशिश करो कि जो ये होता है शुक्ता होता है, मतलब उसे हम सिंपली कहते हैं मराठी में, उसका आप अगर सूप पेशेंट को दे दो तो उसका वो अग्नि अच्छा हो जाता है और वो पेशेंट का वो बोन स्किन में जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो जल्दी कम आना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। तो ये अच्छा योग है कि बाह्य अस्थि मतलब अस्थि व धातु का जो डिपोजिशन जो अस्थियों में होना चाहिए वो होने की जगह वो त्वचा में, मतलब त्वचा जो मांस व धातु का उपधातु उसमें होने लग जाता है। तो उसमें उसी प्राणी से अस्थि व धातु बाह्य और अंतर बनता है, इसलिए मैंने वो यूज किया था। तो ये लॉजिक से काफी अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल। और मतलब एक यूनिक योग मैंने कहाँ देखा था मुझे, हाँ, जो प्रोपराइटरी कॉम्बिनेशंस काफी कंपनियों के रहते हैं उसमें एक यूनिक योग मुझे दिखा था कि जसद भस्म और मौक्तिक भस्म, इसका कॉम्बिनेशन सभी जो डीप टिश्यू में व्रण है या कहीं भी, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जैसे जैसे ऐसे कंडीशंस है, क्या बोलते हैं उसको, नर्व्स में डैमेज है, स्क्लेरोसिस है, वैसी कंडीशंस में जसद और मौक्तिक का संयोग, ये एक यूनिक मैंने देखा था। और उसके अगर आप गुण पढ़ोगे तो ये सब जो सुधा वर्ग के द्रव्य है वो सभी नेत्र है, पर उनमें से रसायन करने वाले दो ही है अच्छी तरह से, वो है प्रवाह और मौक्तिक। और उसमें भी लक्षण और एकदम अच्छे क्वालिटी का कफ बनाने वाला सिर्फ मौक्तिक है। तो अगर कहीं भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो मज्जा में मज्जागामी है या फिर डीप टिश्यू में कहीं सिचुएटेड है, तो मौक्तिक शयद उसमें आया है कि मौक्तिक की फलश्रुति में कफ पित्त शयद ध्वंसी, ध्वंसी मतलब नाश कर देता है इन तीनों का। तो इंटरेस्टिंग ये बात है कि वो कफ का भी नाश करता है, पर वो किस कंडीशन में, अगर क्षय में जैसे लक्षण है ना राजयक्ष्मा में कफ के, जिनमें हम सीतोपल आदि वगैरह यूज करते हैं, उसमें मौक्तिक यूज करना है। तो डीप टिश्यू डैमेज, नर्व डैमेज, स्क्लेरोसिस, इसमें मौक्तिक बहुत अच्छे से काम करता है। और किसी को कुछ शेयर करना है, डाउट्स है कुछ? जिन्होंने पहला पार्ट मिस किया है जिसमें बेसिक डिफरेंशियल किया था कामदूधा और प्रवाह पंचामृत का, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। फिर बाद में आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। शुभी, हेलो। हाँ बोल। हाँ, जो अर्क पुष्प आप लोग यूज करते हैं मेल इनफर्टिलिटी में, हेलो, हाँ ऑडिबल है? हाँ हाँ। अर्क पुष्प जो आप मेल हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं, हम्म उसका मात्रा एंड डोसेज फॉर्म ये थोड़ा सा क्लियर कट बता दीजिए। मैंने 1 से 2 रत्ती ही यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया है, क्योंकि इतना अंदाजा हमें आता नहीं है कि पेशेंट को कितना तीक्ष्णत्व सहन होगा। और जो अर्क में टॉक्सिन्स है वो उसके फ्लोवर में भी रहते हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखते हुए मुझे तो 2 रत्ती के ऊपर कभी यूज करने का
मतलब यूज करने का ये नहीं आया कि जो अपेक्षित था वो हो ही गया पेशेंट में, तो उससे ज्यादा डोज मैंने यूज नहीं किया है। हम्म। अर्क और पुष्प किस फॉर्म में यूज किया? क्या क्या? किस फॉर्म में दिया है पेशेंट को? चूर्ण कौन सा चूर्ण। डोसेज फॉर्म दिया है? चूर्ण, ओके। अक्षय। हाँ, अर्क पुष्प की जो मात्रा है ना, वो आप हाँ। मल्हार ने जैसे कहा कि दो आप जो है 3 रत्ती 4 रत्ती तक भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका हम्म विषत्व जो है वो त्वचा पे दिखाई देता है। वो इंटरनल टॉक्सिन ज्यादा उसके हार्मफुल नहीं है, कि लिवर टॉक्सिन्स वगैरह नहीं है, तो उसका अच्छा। हम्म 4 रत्ती 5 रत्ती सब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। पर ये है कि जितना कोशिश क्या है कि जितना आप उसको चूर्ण फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में जो से मैंने गुलकंद का जैसा फॉर्मुलेशन जैसा गुलकंद पता का, है, उस फॉर्म में हाँ, या जैसा हाँ मधु डाल के, तो वो यूज करना ज्यादा बेटर है। क्योंकि बाकी फॉर्म में अगर आप यूज करते हैं कि क्वाथ हो गया, मतलब आदर तो यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, तो कोई इशू नहीं हम्म आएगा। तो अर्कपुष्पा का ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी का नहीं है, सेम गोज विद फीमेल इनफर्टिलिटी विद मतलब जिनका पीरियड्स का इशू है, तो सेम गोज देयर आल्सो। तो इट इज नॉट ओनली फॉर मेल ओके, इनफर्टिलिटी। लॉजिकली ये फाइन, पीसीओडी क्योंकि वगैरह में भी अच्छे से काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ क्योंकि मेरे सफर पास गेट इट। आजकल एक पेशेंट का ग्रुप आता है मल्ला, मोस्टली आफ्टर 35 फीमेल पेशेंट का ग्रुप आता है कि उनमें काम इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये मतलब आप ऑब्जर्व करोगे 35 और 37 के बाद काम इच्छा, स्त्री काम इच्छा बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स का दोनों मतलब पार्टनर्स का होता है कि फीमेल इज नॉट इंटरेस्टेड इन जो हमारा इंटरकोर्स का सेक्शन है, एनीथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में हमें काम उत्तेजक द्रव्य देने पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि फीमेल मोस्टली मातृत्व भाव की तरफ ज्यादा चली जाती है बच्चा वगैरह होने के बाद। राइट पर राइट। एक वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए ऐसे टाइप काम उत्तेजक द्रव्य जो होते हैं वो मोस्टली अगर हम किसी अरिष्ट के साथ दे दें, ये जो अगर हम पेशेंट की संप्राथमिक कफ का संबंध है, तो किसी ये हमारे चूर्ण द्रव्य किसी अरिष्ट के अनुपान के साथ दे दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं मोस्टली ऐसी जगह पे अश्वगंधा अरिष्ट या कोई सुराकल्प का कोई एक आध सेक्शन यूज करता हूँ, पर अश्वगंधा अरिष्ट मेरा इसमें से, या फिर सारस्वत अरिष्ट अगर उसके संप्राप्त पित्त का संबंध है तो मैं यूज करता हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है इस कंडीशन से। ओके ओके। और मुझे ये अरिष्ट सेक्शन सुरा सेक्शन, इससे एक याद आ रही है बात, अभी गुल्म का टॉपिक चल रहा था तो, कि गुल्मा में चरक चिकित्सा में एक हिंगवादी चूर्ण आया है। तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत यूज में कम है, पर वो कॉम्बिनेशन एक बार सबने जरूर चेक करना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत सस्ता भी है बनाने के लिए। उसमें जो हप्पुषा द्रव्य है ना, हप्पुषा द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो बहुत इग्नोर्ड है, पर वो गुल्म में या कहीं भी मार्गाव रोग जन्य बात है कोष्ठ में, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और उसको इंग्लिश में जूनिपर कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जूनिपर हर्ब जो है, यूरोप में सब जगह पे, यूरोपियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको अल्कोहल में डाल के ही यूज किया जाता है। जो काफी स्पाइस्ड अल्कोहल जिन वगैरह है उसमें सब में ये जूनिपर पड़ता है। और वो यूरोपियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में एंटी हेलमिंथिक मतलब कृमि के लिए, और पेट उदर शूल के लिए, इसके लिए बहुत यूज होने वाला द्रव्य है। तो वो एक कंप्लीटली मतलब हिंगवादी चूर्ण एज अ फॉर्मुलेशन एंड हपुषा द्रव्य, ये बहुत इग्नोर्ड है, जो कि काफी अवेलेबल है मार्केट में और सस्ता भी है। आयुर्वेद वालों को शायद ज्यादा हपूषा इतना फेमिलियर नहीं है जितना फ्रेग्रेंस या जो एरोमाथेरेपी करते हैं उनको है। तो हाँ हाँ, हपूषा भी उसका एक सुगंध, जूनिपर हाँ उसका। लीव्स को कोयले पे जला के उसका एरोमा थेरेपी में यूज होता है, और उसका बहुत आप अच्छा अगर सुगंध आता है। ट्राई करना मॉल में है। अगर जाते हो तो आप मॉल में जो एक फ्रेग्रेंस आता है बहुत अच्छा, वो मोस्टली जिंजरबर का एक्सेंस होता है। सो मतलब परफ्यूम ओ इंडस्ट्री में बहुत कॉमन यूज ड्रग्स में से है वो।
तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेश यूज करो। फ्रेश मतलब एटलीस्ट लेटेस्ट किसी परफ्यूम वाले से या फिर किसी ऐसे सप्लायर से बाय करो जिसमें उसमें फ्रेग्रेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में हापूसा मंगाया था तो उसमें कोई स्मेल ही नहीं था। तो जैसे मल्हार को मैंने उस दिन बताया कि हापूसा दो जगह पे है, गुलमो में एक आती है, अर्श में एक आती है। अर्श में आप देखोगे ओके। तकरारिष्ट में हापूसा आती है। तो ये हापूसा एक अलग ही द्रव्य है, इसको एक दिन हम डिस्कस करेंगे। तो हम्म। ये जो सुगंधित द्रव्य और ये चीजें इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है हम एक घंटे से ज्यादा बोल लिए, सो कोई इशू नहीं है। ओके। यस। किसी को कुछ डाउट वगैरह है जो एड्रेस करना है या कुछ शेयर करना है अलग से, तो अनम्यूट करके बोलो, नहीं तो हम आज के लिए रुक जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है काफी हो गया। पर थोड़ा ना सबने थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कुछ तो एक तो कंट्रीब्यूट करो, नहीं तो क्वेश्चंस पूछो। क्योंकि क्या है, जितना अभी आपने जैसे देखा, आज का टॉपिक प्रवाल पंचामृत और कामधुला था, पर डिस्कशन की वजह से हम अर्क पुष्प से लेके जुनिपर से लेके यूरोपियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में अल्कोहल की, उससे लेके कहाँ कहाँ पंचभौतिक में भी जाके आए। पंचभौतिक चिकित्सा दाता शास्त्री वाली। तो ये जो होता है ना कि स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, पर बहुत सारे टॉपिक्स में जाके प्रैक्टिकल चीजें सिर्फ निकल के आती है, वो डिस्कशन से ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा कितना भी आपको कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपने कितना भी बेसिक क्वेश्चन पूछा या बेसिक पॉइंट शेयर किया तो भी चलने वाला है। उसमें उससे हमें अलग डायरेक्शन मिलती है डिस्कशन के लिए, और उससे बहुत ज्यादा चीजें कवर हो जाती है एक घंटे के अंदर। इसीलिए डिस्कशन या फिर तद्विद्य संभाषा जो बोला है, इसीलिए वो बुद्धिवर्धन के लिए श्रेष्ठ है। तो सबने थोड़ा थोड़ा अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो हम इससे ज्यादा और सार निकाल पाएंगे। एनीवेज, चलो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। मल्हार ने जो कहा गुड नाइट को, एक पर कि सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये तद्वित संभाषा के जगह लेक्चर्स हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि ये लेक्चर्स हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे